जय हिंद दोस्तों। इस टाइम पर पाकिस्तान में जो सियासी उठापटक चल रही है उसमें भारत का तड़का ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है। और सियासी उठापटक जबरदस्त है और उसमें भारत का तड़का लगा हुआ है। और उस भारत के तड़के के अंदर जो भारत का तड़का लगा है उसमें एक बार तो इमरान खान इस्तेमाल कर चुके हैं भारत का नाम, फिर भारत के एक प्रधानमंत्री का नाम विपक्ष इस्तेमाल कर चुका है, और अब तीसरा जो बात है वो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं उनके बयान के ऊपर है। उनका बयान साफ उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि कश्मीर के मुद्दे को हल किए बिना भारत से बातचीत नहीं हो सकती। तो आओ इसी मुद्दे पर बहस करें, बातचीत करते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और डिस्कशन भी नहीं है, एक तरीके का मेरा ही ओपिनियन है, आप तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कश्मीर के मुद्दे के बिना को सुलझाए बिना सुधर सकते हैं, या क्या भारत पाकिस्तान दोस्त बन सकते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट कि अगर आप में से अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। दूसरा दोस्तों, अगर आप या आपके भाई बंधु यार दोस्त कोई भी IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आगे भविष्य में ऐसा कोई प्लान है, तो हमारी ऐप स्टडी टेबल नाम से ऐप यूट्यूब के गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ आप जाइए, यहाँ हमारा NCERT का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम NCERT की बुक्स को UPSC लेवल पर चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, सब चीजें। तो 9th to 12th की NCERTs यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी। जितना जल्दी हो सके आप इन NCERTs को प्रिपेयर कीजिए, मजा लीजिए, तैयारी करने की अभी से शुरुआत कर दीजिए। और ऐप के अंदर बाकी भी बहुत कुछ चीजें अवेलेबल हैं आप लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब आ जाते हैं दूसरी चीज। दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन प्रॉपरली करना चाहते हैं और अगले 1 या 2 साल के अंदर ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक नया हमने कोर्स स्टार्ट किया है। फ्रेश कोर्स है NCERT हिस्ट्री के साथ। इससे आपके जो बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, UPSC का PT, PSC का PT और मेंस का काफी सारा पोर्शन, SSC का GS, CU सेट का जो GS वाला पोर्शन है पेपर 3 में वो, नेट JRF की हिस्ट्री, ग्रेड 1 टैट और जो भी एग्जाम्स है वो सारे के सारे आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसे में इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल 500 रुपीज पर मंथ रखी है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस बैच में ज्वाइन कीजिए, इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर इस ऐप के ऊपर जाकर आप अगर सारी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दे को सॉल्व किए बगैर कोई बहस, कोई भी बातचीत नहीं हो सकती, कोई भी डिसीजन नहीं निकल सकता। तो अगर हम बातचीत करें तो कश्मीर के मुद्दे को 2 मिनट देख लिया जाए। दोस्तों, ये मैप के ऊपर दिखाई दे रहा है कश्मीर। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो असलियत में कश्मीर का एक पार्ट, ये वैसे तो इसके 4 हिस्से हैं, लेकिन हम ये मोटे तौर पर इसमें लगभग ये जो जितने भी हिस्से हैं वो देखेंगे। सबसे पहले ये हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो हिस्सा यहां दिखा रखा है ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है, हालांकि ये भी पाकिस्तान के पास है, और यहाँ पर भी ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही एक हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ये इंडिया के पास है। लगभग 60% ये जो इलाका है ये इंडिया के पास है। ये यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, और इसके बाद ये एक सक्सगम वैली है जो चाइना को दे दी गई। चाइना को ये सक्सगम वैली दे दी गई ताकि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस और अच्छे हो सके,
और चाइना को इसकी जरूरत भी थी और चाइना की इस एरिया में पकड़ मजबूत थी। और तीसरा 62 के वॉर के अंदर अक्साई चीन पाकिस्तान ने वो इंडिया उसके हाथ से निकल गया और चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। तो शॉर्ट में असलियत में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक हिस्सा तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान, चलो इन दोनों को एक भी मान लिया जाए, तो तीसरा हिस्सा वो है जो चाइना के पास है और चौथा हिस्सा वो है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। अब शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर असलियत में ये डिस्प्यूटेड एरिया है। तो अगर इसमें पार्टीज को उठाकर देखा जाए तो यहां मोटे तौर पर इसमें पार्टीज जो हैं वो कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया जो सबसे मेन क्लेम है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने लेटर ऑफ एक्सेशन जो है वो इंडिया के नाम किया था। दूसरा पाकिस्तान जो ये मुस्लिम होने के नाम पर, मुस्लिम पॉपुलेशन के नाम पर कश्मीर के ऊपर कब्जे की बात कर रहा है, या फिर उसमें प्लेबिसाइड से लेकर दूसरी कहानियां गा रहा है, उसे हम देखेंगे। और तीसरी पार्टी है यहां पर चाइना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस लोकेशन के अंदर, ये थोड़ा सा ज्यादा देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में इंपॉर्टेंट क्यों। दोस्तों इस इलाके को अगर देखा जाए तो यहां इसको अगर मैं मोटे तौर पर ऐसे थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला पूरा इलाका ऐसे, और इसके बाद ये इलाका अक्साई चीन का, और ये इंडियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अब यहां असलियत में मेन मामला ये है कि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्मली ये जो चाइना का ये जो शिंजियांग प्रांत ये वाला है, अगर चाइना को यहां आना है तो अरेबियन सी में आने के लिए वो इस रास्ते से आ सकता है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। और यही अगर आप देखें तो ये जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, यहाँ से अक्साई सेंट्रल एशिया इतना ज़्यादा पास में पड़ता है कि कुछ कहने की हद नहीं। और इंडिया जो है वो डायरेक्ट अप्रोच रख पाएगा सेंट्रल एशिया पर, यानी ये एक क्रॉस रोड पे है। यानी इंडिया की सीधी अप्रोच हो, मतलब चाइना की सीधी अप्रोच पाकिस्तान से है और वो अरेबियन सी और गल्फ वगैरह तक सीधा सीधा पहुंच सकता है, वरना उसे इस इलाके से ऐसे घूम के आना पड़ता है और यहाँ पर बीच में पड़ता है इंडिया, और इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। वहीं इंडिया से अगर पूछा जाए कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंडिया के ऊपर अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मिल जाता है तो अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक इंडिया का दबदबा होगा और इंडिया सेंट्रल एशिया में एक बड़ा, इनफैक्ट बहुत बड़ा प्लेयर होगा चाइना को काउंटर करते हुए। अभी तक इस सेंट्रल एशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ रशिया और चाइना का डोमिनेंस है। रशिया कमजोर पड़ रहा है, चाइना ताकतवर है, और चाइना ताकतवर है, रशिया कमजोर पड़ रहा है। तो सेंट्रल एशिया में रशिया को सिचुएशंस को हैंडल करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर इंडिया भी वहां पर है, और इंडिया जो उभरती हुई पावर है, सुपर पावर है, पैसे से हर चीज के अंदर इंडिया बड़ी मजबूती के साथ उठकर खड़ा हो रहा है, और अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के हाथ में होता है तो यकीन मानिए चाइना को धो धो के मारे वहां पर सेंट्रल एशिया। चाइना कितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, और पाकिस्तान से उसका रिश्ता टूट जाए तो पाकिस्तान वैसे मरे हुए कुत्ते की तरह हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहां। और सोचकर देखिए ना, हम लोगों को लगता है कि अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे हाथ में आ जाता है तो ये जो 147 किलोमीटर लंबी जो ये लाइन है ना दोस्तों, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर इंडिया का सीधा सीधा हो जाएगा, और वखान कॉरिडोर और लगभग 30-35 किलोमीटर क्रॉस करके ऊपर ताजिकिस्तान पड़ता है। सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। पूरी सेंट्रल एशियन मार्केट, रशिया तक का पूरा इलाका इंडिया के रीच में आ जाएगा और चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जानबूझकर बनाया गया। और ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू का रूल था, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डिक्लेयर्ड समाजवादी थे। वो स्वघोषित समाजवादी थे कि मैं समाजवादी हूं,
मेरे को समाजवादी का ठप्पा है, मैं समाजवादी हूँ, सोशलिस्ट हूँ, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। और अमेरिका इस चीज से चिढ़ता था, और अमेरिका को पता था कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जो है ये दबने वाले हैं नहीं, और इसीलिए उसने पाकिस्तान बनाया। और पाकिस्तान एक ऐसा मरा हुआ सड़ा हुआ सा देश बनाया, और एक घटिया लीडर के फॉर्म में देश बनाया, जो कि लीडर के अंडर में देश बनाया, जो अपने आप में कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता था। आज भी अगर आप देख सकते हैं। लेकिन हुआ ये मामला कि पाकिस्तान ने और कुछ किया या नहीं किया अपनी लाइफ में, उसने एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट किया कि कश्मीर को हमेशा एक इशू बनाए रखा। कश्मीर को हमेशा एक इशू बनाए रखा, यानी एक बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रही। और ये कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान ने कम और इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया ने, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका ने इसको ज्यादा बनाए रखा। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। सोचकर देखिए, इंडिया और पाकिस्तान अगर कश्मीर के नाम पर लड़ रहे हैं तो इंडिया को भी वेपन की जरूरत होगी, और पाकिस्तान को भी क्या होगा, वेपन्स की जरूरत होगी। और जैसे ही ये लड़ेंगे, दोनों वेपन्स के लिए कहां पहुंचेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज पहुंचेंगे। शुरू में तो इंडिया ने भी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका तक से वेपन्स खरीदे थे। शुरू में 1971 से पहले पाकिस्तान अमेरिका मेड वेपन्स लेता, और इंडिया भी अमेरिका और यूरोपियन मेड वेपन्स लेता, अमेरिका और यूरोप मेड वेपन्स लेता। 1971 के बाद इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, और कहीं ना कहीं इंडिया खुलकर यूएसएसआर के कैंप में गया, और वहां से जितना ज्यादा कश्मीर में आग लगती, इंडिया उतनी तेजी से दौड़ता वेपन्स खरीदने के लिए, पाकिस्तान उतनी तेजी से दौड़ता वेपन्स खरीदने के लिए। और ये तभी आप देखेंगे, इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो मार्केट है, बायर है। सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंपोर्ट करने का काम इंडिया का है। अब आप यहां सिचुएशन को समझकर देखिए, आप यहां सिचुएशन को समझकर देखिए कि कश्मीर एक इशू बन गया। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि शुरू में तो अमेरिका और दूसरे कंट्रीज ने इसके अंदर बहुत ज्यादा हवा दी। जब जियाउल हक का मामला आया, तो जियाउल हक से पहले कश्मीर सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल इशू, रिलीजियस इशू था, जो खासकर एक पॉलिटिकल इशू था, जिसके अंदर यह था कि पॉलिटिकल इशू के मामले में इंडिया के साथ एक डिप्लोमेसी को इस्टेब्लिश करने, डिप्लोमेसी या फॉरेन रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता था। और मेरा शुरू से मानना यह है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए कम और दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों के लिए ज्यादा इशू था। किसी ना किसी तरीके से इस एरिया पर कब्जा बनाए रखने के लिए, पाकिस्तान को इंडिया से लड़ाई रखने के लिए, उसका डर दिखाए रखने। लेकिन जैसे ही जियाउल हक की गवर्नमेंट आई, जियाउल हक ने इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान खुलकर किया। इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब यह है कि जियाउल हक ने खुलकर ये काम इस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस जो थॉट्स हैं उनको बढ़ावा दिया, रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा दिया, और जितना भी मिडिल क्लास था उसको बहुत ही लिमिटेड पार्ट तक रखा, और बाकी सारे के सारे सेक्शन को मदरसा एजुकेशन प्रोवाइड करी, और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पर आगे बढ़ाना था। और कहीं ना कहीं कश्मीर और इंडिया को एक पार्ट ऑफ सिलेबस बना दिया गया। कश्मीर और इंडिया को पार्ट ऑफ सिलेबस बनाने का सीधा सीधा मतलब क्या भाई, कश्मीर को तो कि कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो नाता हमारा कश्मीर अल्लाह से है वही कश्मीर से है। और इंडिया को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये हिंदू कंट्री है, और हिंदू कंट्री के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और इंडिया से लड़ना, हिंदू रूल को हटाना पाकिस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यहीं से इस रिलीजियस एजुकेशन का जो आउटकम था वो जिहाद की फॉर्म में निकलकर सामने आया।
तो अंदाजा आप लगाकर देखिए, जियाउल हक जो 1978 से लेकर 88 तक गद्दी पर बैठते हैं या पाकिस्तान के सुप्रीम रहे, जियाउल हक ने इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान किया, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम को बढ़ावा दिया और उस इस्लाम को कहीं ना कहीं रिलीजियस एजुकेशन के थ्रू बढ़ाया और कहीं ना कहीं रिलीजियस स्लोगन्स के थ्रू कॉमन मासेस को, रिलीजियस स्लोगन्स के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के नाम पर, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के नाम पर पाकिस्तान से कश्मीर के लिए फंड रेजिंग से लेकर सारे काम होते रहे। यानी अब कहीं ना कहीं जियाउल हक की रेजीम के अंदर जो कश्मीर था, जो एक फॉरेन पॉलिसी का इशू था, जो एक भले ही डोमेस्टिक इशू आप कह सकते हैं, वो था, अब उसे इमोशनल रिलीजियस इशू बना दिया, इमोशनल रिलीजियस इशू बना दिया। और ये जो इमोशनल रिलीजियस इशू होता है ना दोस्तों, वो दुनिया में जहां पर भी जिस भी इंसान का इमोशनल हिस्सा होगा, जैसे इंडिया के अंदर भी बीजेपी से पहले अगर आप देखें तो बीजेपी से पहले जब 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 कांग्रेस रूल हुआ, उन्होंने कश्मीर के मामले में बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर इमोशंस को पनपने नहीं दिया। नॉर्मली बीजेपी का ही इशू रहा हमेशा से कश्मीर। कांग्रेस ने कभी भी कश्मीर को कॉमन मासेस से रिलेट नहीं किया और एक इशू था, लेकिन बीजेपी वालों का नारा था कश्मीर के मामले में, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ये नेशनलिस्टिक पार्ट से जोड़ दिया, लेकिन इसे रिलीजन से नहीं जोड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे रिलीजन से जोड़ दिया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक आम इंडियन से पूछे, कई बार मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर पीओके कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। अरे भाई, अक्साई चीन है, उसको भी लेने की तैयारी करो, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। और ऐसे बड़े बड़े जो चेंजेस होते हैं, वो बड़े बड़े इवेंट्स, वर्ल्ड वॉर जैसा कोई इवेंट होगा तब होंगे, और उसके लिए कितनी आहुति आपको देनी पड़ेगी और कितनी आहुति हमें देनी पड़ेगी और कितनी पाकिस्तान को और कितनी चाइना को, इसकी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और पॉसिबिलिटी ये है कि हम जो है दिल्ली में या किसी बड़े शहर में बैठे हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब आया, हमें पिघला गया। पीओके पे हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स ने कब्जा तो किया, लेकिन उस जनरेशन के अंदर, उस देश के अंदर जो जनरेशन है, उसमें भारत या हमारे नाम के आगे लगने वाली सरनेम की कोई जनरेशन नहीं है। हमारी जनरेशन अगले वाली नहीं है, क्योंकि पूरे पूरे खानदान, पूरे पूरे वंश, सब चीजें खत्म हो जाती हैं ऐसे बड़े इवेंट्स में। लेकिन जो होगा वो वक्त बताएगा। आहुति देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। तो लेकिन मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा था, भटक गया था थोड़ा सा। इमोशनल रिलीजियस इशू बना दिया। अब यहीं से खेल शुरू होता है। अब खेल शुरू ये होता है कि इसी इमोशनल रिलीजियस इशू का सबसे ज्यादा फायदा उठाया आर्मी ने और आईएसआई ने, और यहां तक कि इस आर्मी और आईएसआई ने इस कश्मीर इशू के नाम पर वो पूरे पाकिस्तान के जीडीपी का 27% जो है अपने खाते में कर दिया। यानी जितनी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, प्लॉट काटने से लेकर, कंस्ट्रक्शन करने से लेकर, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने से लेकर, फैक्ट्री चलाने से लेकर, बिग बाजार टाइप की जो मतलब मल्टी ब्रांड शोरूम चलाने से लेकर, सब चीजें जो है वो पाकिस्तानी आर्मी कर रही होती है। और 27% रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर आर्मी का कब्जा है, और उसके बाद भी लगभग 40% बजट खा जाते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि आर्मी को इतना खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया से लड़ना है और कश्मीर लेना है, और कश्मीर के इशू को अब इमोशनल इशू बना दिया, रिलीजियस इशू बना दिया, रिलीजन से जोड़ दिया, इमोशन से जोड़ दिया। अब यहीं से चेंजेस शुरू होते हैं, उसे समझिए। यहां अब दुनिया का, पाकिस्तान में कोई भी पीएम आ जाए, जैसे ही पाकिस्तान का कोई भी पीएम आता है, पाकिस्तानी पीएम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इस कश्मीर इशू ने कहीं ना कहीं कश्मीर इशू ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कैलिबर है उसे बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है। इकोनॉमिक जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे एग्जॉस्ट कर दिया है, ह्यूमन रिसोर्स को बिल्कुल बुरी तरीके से क्या कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया। उसके बाद जो पूरा कैलिबर जितना भी है वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है। जितना भी कैलिबर है, ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो गया है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ ही कहो या डेवलपमेंट, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। और हर आदमी के दिमाग में कश्मीर 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 कश्मीर, हमेशा कश्मीर चलता रहता है।
अब प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक तरफ, और यही एक कारण है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर चुका है। अब जैसे ही कोई पाकिस्तान का लीडर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके सामने हमेशा एक डायलेमा रहती है, या तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने की कोशिश करे या फिर वो कश्मीर इशू को सुलझाए। कश्मीर इशू के मामले में जैसे जैसे इंडिया का राइज होता जा रहा है, कश्मीर पाकिस्तान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अब पाकिस्तान की जैसे ही यानी कोई भी पीएम आएगा, उसके लिए कश्मीर एक दूर की कौड़ी हो जाता है कि भैया अब कश्मीर उनके बस की बात नहीं है और अब पाकिस्तान से कम ना हो पाएगा। अब पाकिस्तान से कम ना हो पाएगा। अब जैसे ही पाकिस्तान से ना हो पाएगा, लेकिन कश्मीर के पीएम पर, पाकिस्तान के पीएम पर दबाव तो है। और दूसरी तरफ क्योंकि कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस नाम के खड्डे के अंदर जा रही है, और क्राइसिस के अंदर मजे की बात यह है कि इस क्राइसिस के अंदर उन्हें चाहिए फॉरेन फंड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन फंड्स जब पहले मिल रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदे और साथ में कहीं ना कहीं जिहाद को फाइनेंस किया। यानी उस फंड से इन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई पाकिस्तानियों ने। अब जैसे क्योंकि एक तरफ इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, वो तो लगाई नहीं। आर्मी को फंड किया और साथ में जो जहादी थे उनको कश्मीर के अंदर फंड करते रहे और कश्मीर के अल को डिस्टर्ब किए रखने की पूरी ताकत लगाते रहे। प्रॉब्लम अब ये आ रही है फॉरेन फंड के नाम पे कि पहले वो फॉरेन फंड अमेरिका और यूरोप से आता था। अब प्रॉब्लम अमेरिका और यूरोप के साथ क्या है कि इनके पास अब उतना पैसा नहीं है जो 20 30 50 साल पहले होता था। और वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है, उस अब जब इन दोनों ने फंड देना बंद कर दिया तो अब बचा चाइना। चाइना जब फंड दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। जहां जापान और दूसरे देश जो हैं वो 1% या 1.5% पे अगर दे रहे हैं, चाइना दे रहा है 4.5 से 8.5% पे। 6.5% का मतलब आप समझते हैं किसी भी इंटरेस्ट रेट का? दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट माना जाता है 6.5%। बैंकिंग के अंदर 2 3 4% का रेट होता है, मैक्सिमम 5% का। अब चाइना जो है वो तो पैसा लिए जा रहा है, वो तो मतलब उसने तो लोन दे दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी कंट्रीज जिसके पास पैसा था, अब पाकिस्तान उनसे उनकी मैक्सिमम लिमिट तक पैसा ले चुका है। सिर्फ एक कंट्री ऐसा बचा है, इंडिया, जिसके पास इस टाइम इकोनॉमिक पोटेंशियल है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, फाइनेंस है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसे पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान इंडिया के साथ कुछ भी ना करे, वो सिर्फ एक ट्रांजिट दे दे, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिट दे दे, और इंडिया को ये कहे कि आप अफगानिस्तान तक अपना सामान हमारे देश से ले जा सकते हो, उसके बदले में आप हमारे को टोल दे दो, टैक्स दे दो। यकीन मानिए, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तापी पाइपलाइन बिछने दे। जैसे यूक्रेन है ना दोस्तों, यूक्रेन रशिया से यूरोप जाने वाली सभी पेट्रोल और गैस की पाइपलाइनों से टैक्स पैसा कमाता है, बिना कुछ किए पैसा। $2.5 पर बैरल और पर क्यूबिक मीटर का वो रेट लेता है, सिर्फ ट्रांजिट कॉस्ट। ऐसी ट्रांजिट कॉस्ट, और उससे पैसा यूक्रेन को जबरदस्त मिलता था, जबरदस्त। और अभी भी सोचकर देखिए, रशिया यूक्रेन को मार रहा है और साथ में जो भी रशिया का बिल बन रहा है वो सारे का सारा बिल यूक्रेन को पे किया जा रहा है और खूब मोटे डॉलर कमाए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है। यानी जो भी पाकिस्तान को इम्पॉर्टेंट ज़रूरतें हैं, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट ज़रूरतें इंडिया से मिल सकती हैं, पूरी हो सकती हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर इंडिया के सामानों को अफ़गानिस्तान जाने दे और अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया के देशों में एंट्री अगर इंडिया को मिल जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स लगा के ही इतना पैसा कमाया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा कि लगभग 3 से 4 साल के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की बूस्ट कर जाएगी। एक रिपोर्ट आई थी 2013 में, अ ग्लास हाफ एम्प्टी। उसमें कहा गया कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस कॉरिडोर का 37 बिलियन
डॉलर का पोटेंशियल है ट्रेड का, यानी इतना ट्रेड ये देश हर साल कर सकते हैं। अब इसका ठीक है 37 बिलियन डॉलर का, और उस 37 बिलियन डॉलर के ट्रेड में से अभी जो है वो लेस देन 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सोच कर देखिए, यानी अगर 37 बिलियन डॉलर के ट्रेड में से 10 बिलियन डॉलर भी पाकिस्तान को हर साल मिल जाते हैं तो उसे हर साल 5-7-10 बिलियन डॉलर का जो भीख मांगनी पड़ती है वो नहीं मांगनी पड़ेगी। सोच कर देखिए, यहां पर किसी भी प्रधानमंत्री के सामने यही होगा कि एक तरफ यहां पाकिस्तान का कोई भी पीएम आता है, उसको ये समस्या रहती है कि भाई मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी है। जैसे इमरान खान आया, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी थी ताकि क्राइसिस से निकले, उधार ना मांगना पड़े, और जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो एक ऑप्शन खोलना पड़ता है मजबूरी में सही, और वो है इंडिया, कि इंडिया से ट्रांजिट रूट दे दें, इंडिया से ट्रेड कर लें, कुछ भी कर लें। और जैसे ही इंडिया का नाम आता है, अपोजिशन जो है वो सबसे पहले उठ के खड़ा होता है। ध्यान से देखो इस प्रधानमंत्री को, ये वही प्रधानमंत्री है जो इंडिया के सामने झुक गया। इस तरीके के नारे लगते हैं, और हर प्रधानमंत्री वो नारे लगा के आता है, जो मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है। और इमरान खान नारे लगा के आया, अब इमरान खान ने जब नारे लगाए तो अगला जो नारा था वो इमरान खान के खिलाफ लग गया कि तुझे इंडिया इतना ही पसंद है तो चला जा इंडिया। हर प्रधानमंत्री के ऊपर इंडिया से के दोस्ती होने का आरोप लगता है, और जब नया प्रधानमंत्री आता है जो आरोप लगा के आता है वो खुद भी इंडिया से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन मजबूरी क्या है, अपोजिशन कहता है कि भाड़ में गया देश, बेटा तुझे नहीं जीने देंगे। हमारे देश में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो प्रधानमंत्री थे, उनका जो बयान था वो क्या था, एक स्टेटमेंट जो वायरल हुआ कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश चलता रहना चाहिए, देश अमर है, देश अमर रहना चाहिए, सदैव देश चलता रहना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में देश वेश का मतलब नहीं है। पाकिस्तान में सत्ता के लालची, सत्ता के भोगी लोगों का जो समूह है वो हमेशा सत्ता पे किसी ना किसी तरीके से काबिज रहना चाहता है, और जो सत्ता पे गद्दी पर बैठ जाता है उसे उतारने की हर संभव कोशिश की जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्टीज की क्लियरिटी नहीं है, सारी पार्टियां एक ही बात करती है और हर कोई वहां फंसा हुआ है, और यही रीजन है पार्टी फर्स्ट पॉलिटिक्स फर्स्ट कंट्री भाड़ में जाओ वाली जब सिचुएशन होती है तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को साइडलाइन कर दिया जाता है, और हर प्रधानमंत्री, हर लीडर ये दिखाने की कोशिश करता है कि कौन इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉमन मासेस, आम आदमी को इतना ज्यादा दिमाग से पैदल बना दिया है कि वो कश्मीर इस्लाम के बाद सोच ही नहीं पा रहे। और वही मामला उनका डूबा हुआ है, वही डूबा हुआ है। अब होगा कैसे वो तो वक्त बताएगा। क्या होगा, वो नया प्रधानमंत्री क्या कुछ नया करता है, नया प्रधानमंत्री पुराने पाकिस्तान को लेके आता है, या पुराना जो नया प्रधानमंत्री है वो नए को भी नया करके और डुबो देता है, वो तो वक्त बताएगा। अब क्या होगा उसके ऊपर अगले कुछ वीडियो के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।